ईरान और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के बीच में पिछले दिनों के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले। अब ईरान और पाकिस्तान ने अग्री किया है कि वो डी एस्केलेट करेंगे। बेसिकली ये जो सिचुएशन काफ़ी बढ़ गई थी, इसको नॉर्मलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूँ बिल्किस बानो केस के बारे में, आप जानते होंगे गुजरात राइट्स के टाइम के ऊपर जो बिल्किस बानो थे उनके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के द्वारा रेप किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ पे वापस सरेंडर करने को बोला था। एट द सेम टाइम जो कॉन्विक्ट्स है ना, उन्होंने मांगा था कि कुछ और दिन दिए जाए उनको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया है कि आपको और कोई ब्रीदिंग टाइम आपको नहीं मिलेगा, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे सरेंडर कीजिए। तो दोस्तों, डेट है आज की 20 जनवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेंटर इशू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसके द्वारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करी गई हैं। क्या है ये गाइडलाइंस? देखो, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि आपको ना, अगर आपने हमारा कोर्स खरीद लिया तो 100% आप क्लियर कर जाओगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे जो झूठे क्लेम्स किए जाते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे बोला जाता है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स करी जाती हैं, उन सभी चीजों के ऊपर यहाँ पर रोक लगाई गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा बात है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। जितने भी आपके कोचिंग सेंटर्स होंगे, उनको लोकल जो अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी गई है, उनके साथ रजिस्टर करना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप यहाँ पे नहीं वर्क कर सकते। एट द सेम टाइम, जितनी भी ब्रांचेस होगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उनको एक अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या, कि मान लो एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी एक ब्रांच है चंडीगढ़ के अंदर और दूसरी ब्रांच है चेन्नई के अंदर, तो दोनों ये जो अलग अलग आपकी ब्रांचेस है ना, इनको अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। बेसिकली ये अलग मानी जाएगी और ये अलग। उसी तरह से 16 साल से कम बच्चे जो होंगे वो यहाँ पे एडमिट नहीं किए जा सकते, उसके बाद ही किए जा सकते हैं। बेसिकली आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद ही वो यहाँ पर एडमिशन यहाँ पे ले पाएंगे। एट द सेम टाइम, जो पढ़ाने वाले होंगे उनके कम से कम जो क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए, कि कम से कम वो ग्रेजुएट जरूर हुए होने चाहिए। एट द सेम टाइम, फीस जो होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए और जस्ट होनी चाहिए, और साथ साथ प्रॉपर रिसिप्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक महीने का कोई कोर्स किसी से खरीदा और उसकी फीस है 5 लाख रुपए। ये तो अनरीजनेबल है ना, अनजस्ट है ये तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ड्यूरिंग द कोर्स आपकी फीस इंक्रीज नहीं करी जा सकती, ना ही कोर्स फीस, ना ही हॉस्टल के जो चार्जेस। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपको बोला कि इस कोर्स की फीस 1 लाख है और बीच में जाके बोल दिया कि नहीं नहीं, इस कोर्स की फीस बढ़ गई 1.5 लाख। ये नहीं की जा सकती। एट द सेम टाइम, जैसे बहुत सारे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो उनको हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो हॉस्टल की भी फीस बीच में नहीं बढ़ाई जा सकती। स्टार्टिंग में आप जो बताओगे वही ड्यूरिंग द कोर्स वहां पे रहेगी। एट द सेम टाइम, अगर किसी को विड्रॉ करना हो कोर्स के बीच में, तो उसको यहाँ पे प्रो रेटा रिफंड यहाँ पे उनको मिल जाएगा विद इन 10 डेज। बेसिकली अगर किसी ने 5 साल का कोर्स लिया हुआ है या 2 साल का मान लो कोर्स लिया हुआ है, अगर वो 6 महीने बाद छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी उसके पैसे बनेंगे वो उसके कट जाएंगे, बाकी उसको रिफंड मिल जाएगा। कंप्लेंट मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मतलब इनके अगेंस्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, कोचिंग सेंटर वाले भी बच्चों के अगेंस्ट या पेरेंट्स के अगेंस्ट वो भी केस यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल की जो नॉर्मल स्कूल के आवर्स होते हैं, उस टाइम के साथ इनके टाइमिंग्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए। एट द सेम टाइम, एक जो सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगी है वो ये है कि मैंडेटरी वीक ऑफ यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली हफ्ते में कम से कम एक दिन तो छुट्टी होगी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन काम हो रहा है। और ये चीज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ट्यूटर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। बेसिकली कुछ लोग होंगे ना जो मान लो कि 6 के 6 दिन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे उनकी कुछ क्लासेस लग रही है, मान लो डेली करंट अफेयर्स, फिर संडे को भी उनकी कुछ क्लासेस हो, तो नहीं, तो इस वजह से बच्चों को भी वहां पे, ठीक है ना, बच्चों को भी वहां पे छुट्टी मिलेगी एक दिन की कम से कम, और जो पढ़ाने वाले होंगे ट्यूटर्स, उनको भी एक दिन की पक्का ही छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके अलावा टीचर स्टूडेंट रेशियो को प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाएगा। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग वो उसका चीज का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। कुछ और आखिरी कुछ पॉइंट्स हैं। देखो, बहुत सारे पिछले दिनों के अंदर ना कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगने की खबरें हमारे पास सामने आई थी। तो वो क्यों लगती हैं आग? कई बार हो सकता है कि वहां पे प्रॉपर फायर कंप्लायंस ना हो, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स इन सब के साथ कंप्लाई करना मैंडेटरी है,
और कोचिंग सेंटर्स का जो एरिया होगा वो मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट इन ईच क्लास होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। अदरवाइज कल को क्या होगा, कल को इतना ज्यादा बच्चे कम जगह के अंदर आपने भर दिए तो कल को मान लो कुछ भी हो जाता है, कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो बच्चों के लिए वहां से निकलना आसान होना चाहिए। सीसीटीवी वगैरह लगे होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस। और अगर ये सब आप चीजें फॉलो नहीं करते हो तो इस केस में, पहले केस में पेनल्टी लगेगी 25,000 की, सेकंड ऑफेंस के अंदर पेनल्टी 1 लाख की, एंड बार बार ब्रीच होने पर रजिस्ट्रेशन को रिवोक भी किया जा सकता है। अब देखो, गाइडलाइंस तो दे दी, पर इनका इंप्लीमेंटेशन किस हद तक होता है, स्टेट और यूटीज आपकी किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करती हैं, वो एक देखने वाला क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। देखिए, ये आप नोटिस कर पाओगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, श्री जगदीप धनखड़ जी, उनके साथ में श्री किरण रिजिजू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जो 12वीं जनरल असेंबली था ना एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस की, उसको न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया गया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं उनके द्वारा। इस बार का थीम क्या है? थीम है एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो, एक्चुअल में आपको समझाता हूं, बुद्धिज्म की टीचिंग्स आप सभी ने पढ़ी हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर कह लो, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कह लो, वहां पर आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, है कि नहीं? पर हम चाहते हैं कि ये जो टीचिंग्स हैं, जो बहुत अच्छी टीचिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 फोल्ड पाथ की टीचिंग्स हो गया, ये दुनिया के अंदर पहुंचे, राइट? तो इस वजह से ना एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, इसको यहाँ पे फाउंड किया गया था 1970 के अंदर, कहाँ पर? मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया के अंदर आप ये देख पाओगे उलान बटार, यहीं पर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर मोनेस्ट्री आप यहाँ पे नाम पढ़ पा रहे हो, ठीक है ना, काफी डिफिकल्ट नाम है बट आई होप आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। ये पर्टिकुलर मोनेस्ट्री के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1970 के अंदर, जहां पर बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले उनके जो मॉन्क्स हो गया और जो ले फॉलोअर्स हो गया, ये सारे मिलकर वहां पे अकॉर्डिंगली इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, काम क्या है? काम यही है कि बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट हेरिटेज को लोगों तक पहुंचाना। इसके अलग अलग मेंबर्स आप देख सकते हो, मंगोलिया तो है ही है, इंडिया भी है यहाँ पे डेफिनेटली, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जापान, रशिया, और साथ ही साथ जो धर्मशाला इंडिया के अंदर जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी यहाँ पे इसकी मेंबर है। इनके द्वारा एक जर्नल पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है धर्मदूत। तो ये धर्मदूत का आप नाम ध्यान में रखिएगा। बाकी जो यूएन की जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर एज एन एनजीओ की तरह यहाँ पे इसका स्टेटस मिला हुआ है, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे मौके के ऊपर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। उन्होंने बताया किस तरह से जो हमारा 8 फोल्ड पाथ है बुद्धा जी का, उसको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप जानते होंगे इन सभी 4 जो 4 नोबल ट्रुथ है, जिसमें दुख की बात होती है, समुदाय, निबान और मार्ग, अष्टांगिका मार्ग जो बेसिकली है, उन सब चीजों को यहाँ पे उन्होंने बताया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि स्टैटिक में जाके ना एक बार बुद्धिज्म वाला टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिए। आपको 4 नोबल ट्रुथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 8 फोल्ड पाथ जो है, ठीक है ना, अष्टांगिका मार्ग, वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको यहाँ से आप चीजें समझ पाओ। तो यही बातें सारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा बताई गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज मोजूज, अ ट्रेडिशनल बुल फाइट। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये देखो, ये बुल्स के बीच में यहाँ पे फाइट, हमें यहाँ पे बेसिकली बुल नहीं, बफेलो फाइट है, ट्रेडिशनल बफेलो फाइट। एन इंटीग्रल बिहू सेलिब्रेशन ऑफ असम वाज रिवाइव्ड आफ्टर 9 years। दरअसल में ना कुछ साल पहले इसको रोक लगा दी गई थी एक तरह से, अब वापस से इसको रिवाइव किया गया है। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले जब मैं बात करता हूँ मोजूज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इसको असमीज कल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 30th होम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंगा। इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्टिंग करी गई थी आज से लगभग 200 साल पहले। तो यहाँ पर असम के अंदर ना जो अहतगुरी टाउन है, वहां पर ये इस तरह के बफेलो फाइट टूर्नामेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुए वापस से 1972 के अंदर। तो बेसिकली पहले भी थे बट बाद में वापस से स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हम देखने को मिलते हैं, पिछले दिनों के अंदर मैंने आपके माघ बिहू के साथ में डिस्कशन भी किया था। तो वो एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है वहां पर, जब जनवरी में आता है नॉर्मली, तो वहां पर इस चीज को, इस पर्टिकुलर फाइट को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में ना ये जो पर्टिकुलर चीज है, इस तरह से आप जब एनिमल्स को यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा कई बार ना कंट्रोवर्सी में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, यहाँ पर इनफैक्ट जो आपका पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो पेटा के बारे में आप जानते हो, पेटा ने भी इनफैक्ट ना इसके ऊपर केस डाल रखा है कि नहीं, इस तरह की चीजों को हमें स्टॉप करना चाहिए। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी यहाँ पे जाके बोला कि नहीं, इनको यहाँ पे रोकिए, यहाँ पर एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी करी जा रही है। तो दरअसल मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ पता क्या, एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे तो आज से बहुत साल पहले
ठीक है ना, 2014 का एक केस देखने को मिलता था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस। ये केस आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बुल्स का, बुलॉक्स का आप एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के अंदर यूज नहीं कर सकते, जैसे जल्लीकट्टू हो गया, बुलॉक कार्ट रेसिंग हो गया, इनके अंदर नहीं यूज कर सकते। बाद में क्या हुआ, आपको जो जल्लीकट्टू था उसको एक एग्जेम्पशन मिल चुका है आज के समय के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हैं कुछ गाइडलाइंस कि आपको यूज आप कम से कम करो, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसके अंदर, तो वो जैसे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। एनिमल्स के ऊपर कुछ भी सफरिंग या पेन ना हो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 हमारे पास देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको इसी एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। और यही एक क्वेश्चन ना यूपीएससी का पीवाईक्यू था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के अंतर्गत बना था। वहां पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे मतलब जो थे ना वो ऑप्शंस थे, बट नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। और अगर मैं बात करता हूँ इस वाइल्ड बफेलो की, तो ये क्या है, देखो इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाता है। ये आपको अलग अलग एरियाज, अलूवियल ग्रासलैंड, मार्शेस, स्वैम्प्स, रिवर वैलीज, इन सब के अंदर आपको ये जो वाइल्ड बफेलो देखने को मिल जाती है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनका शेड्यूल 1 में अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 3 में आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस पर्टिकुलर फाइट के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। देखो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उन्होंने यहाँ पर यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये देख रहे हो, यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर इनॉग्रेट किया। कहां पर किया, हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद है। अब पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आएगा, सर यंग साइंटिस्ट का क्या मतलब होता है। देखो इंडिया के अंदर ना हम जो यंग साइंटिस्ट की परिभाषा करते हैं वो कहते हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट 45 ईयर्स की एज से कम है उसको हम यंग मानते हैं। मान लो कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट वाला बंदा है, कोई एकेडमिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई एंटरप्रेन्योर है जो 45 ईयर्स से कम है और कहीं ना कहीं वो कुछ नया रिसर्च यहाँ पे कर रहा है, वो हम यहाँ पे मानते हैं यंग साइंटिस्ट। चलो ठीक है, ये बात तो सर समझ आई। अब होता क्या है इस यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, यहाँ पर सब लोग जो भी 45 ईयर से कम वाले होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, अपने आइडियाज को डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये चीजें करते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है ना, वो तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सब ने मिलकर, और साथ ही साथ एक विज्ञान भारती है, ठीक है ना, बेसिकली विज्ञान से ही उसका वर्ड आया है। ये एक तरह की मूवमेंट है जो कि इंडिया के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा स्टार्ट करी गई है, ताकि स्वदेशी स्पिरिट के साथ। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस फेस्टिवल को यहाँ पे इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। क्या है थीम इस बार की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। आप जानते हो हमारे आजादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब हम मूव कर रहे हैं 75 से 100 साल वाले टाइम के अंदर। तो उसके अंदर हम कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनका फायदा आम लोगों तक पहुंचे, वो सारा हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखो ये देखो, ये स्टैचू देख पा रहे हो, बिल्कुल सर थोड़ा सा देख पा रहे हैं, थोड़ा उतना नहीं, बट हाँ, बट दिख गया कि हाँ ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात हो रही है। तो ध्यान रखना जब भी बात होगी कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका है, तो ध्यान रखना वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ पर, अमरावती, आंध्र प्रदेश के अंदर। थोड़ा सा पहले इनके बारे में जान लेते हैं, पहले स्टैचू के बारे में जान लेते हैं। चलो, स्टैचू जो है ना आपका, ये ध्यान से समझना, स्टैचू जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है, इसकी हाइट तो है कितनी, 125 फीट। साथ ही साथ जिस बेस के ऊपर ये खड़ा हुआ है, जिस जिस आधार के ऊपर ये जो खड़ा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी है हाइट 81 फीट। तो अगर आप दोनों को मिला दोगे 125 और 81, ये बन जाती है 206 फीट। तो अपने आप में नोटिस कर पाओगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का इतना बड़ा कोई स्टैचू है नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल, जब मैं बात करता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। उसकी हाइट कितनी है सर, उसकी हाइट है 182 मीटर्स। और आप जानते होंगे कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं सर, 1 मीटर के अंदर लगभग 3.2 से भी ज्यादा फीट होते हैं। 1 मीटर के अंदर इतने फीट होते हैं। तो यानी कि ये जो आपकी सरदार पटेल जी की जो है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये तो आपको लगभग 550 फीट से भी ज्यादा की देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात कर रहा हूँ ये वाली, ये 206 फीट की है आपकी जो अम्बेडकर जी की है। तो यानी कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो स्टैचू है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलो थोड़ा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने देखो अपनी पूरी जिंदगी कास्ट अनजस्टिस को
फाइट करने के अंदर, उनको अपने अपने हक दिलाने के अंदर बहुत इन्होंने यहाँ पे फाइट करी। 1924 के अंदर इन्होंने बहिष्कृत हक्कानी सभा को भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा ना उन्होंने और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी, जैसे फॉर एग्जांपल बहिष्कृत हक्कानी सभा तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP 1936 के अंदर एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942। साथ ही साथ देखो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका ही देन हम मानते हैं। 1927 के अंदर महार सत्याग्रह को उन्होंने लीड किया था, ताकि आम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करी जा पाए, उनको जो वेल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको एक्सेस हो पाए। 1927 के अंदर ही उन्होंने यहाँ पे बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर को भी यहाँ पे चलाया था। ठीक है ना, तो डेफिनेटली मिनिस्टर ऑफ लॉ रहे हमारी पहली गवर्नमेंट के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेसिस ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म के अंदर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क दिया था सर, उसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल। जब मैं बात करता हूँ पुंगनूर ब्रीड की, तो ये दुनिया की सबसे छोटी हम्प्ड कैटल है। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस। यही इसके बारे में खास बात थी। निपा वायरस की बात करें तो 1998 के अंदर ये उगांडा में आउटब्रेक देखा गया, पिग फार्मर्स के अंदर पहली बार नहीं। ये बात आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि देखा 1998 के अंदर ही था, पर आपका मलेशिया एंड सिंगापुर के अंदर देखने को मिला था। फास्ट टैग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि फास्ट टैग टेक्नोलॉजी के लिए आपको पूरा टोल मतलब पूरा रूट को यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, GPS बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, वहां पर पूरे रूट को ट्रैक करते थे। फास्ट टैग के अंदर थोड़ी होता है। फास्ट टैग के अंदर तो जहां आपका टोल प्लाजा लगा हुआ है बस वहां पे देखा जाता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत बन जाएगा। और क्या होमवर्क दे रहा हूं सर? और क्या होमवर्क है कि यहाँ पर एक फेस्टिवल है, इसके बारे में आप बताओगे। आई हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, इवन UPSC ने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा आंसर इसका होगा। दूसरा होमवर्क आपका रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। ये भी थोड़ा न्यूज़ में है, EVM वगैरह, थोड़ा मैं EVM वगैरह समझाऊंगा भी आपको मंडे को, बट कोशिश कीजिएगा आप इसको अटेम्प्ट करने की। राइट, कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल। तिबेतियन ब्राउन बियर की जब बात करते हैं, इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड ही होता है। स्नो लेपर्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका IUCN स्टेटस आपका वल्नेबर ही है। पर जब मैं बात करता हूँ एशियाटिक लाइन की, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, ये क्या होता है, ये एंडेंजर्ड होता है। तो दरअसल में पहले दो पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। इनके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन कि आपका स्नो लेपर्ड क्या है, एशियाटिक लाइन क्या है, तिबेतियन ब्राउन बियर क्या है, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको पता क्या करना है, बस सिंपली जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनलीएस ऑफिशियल के ऊपर, जहाँ पर जाके इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, अगर आपको इसकी डिटेल पढ़नी है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा रखी है सारी चीज़ें कि एशियाटिक लाइन कितने बड़े होते हैं, ठीक है ना, IUCN स्टेटस क्या है, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। दूसरा होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू निपा वायरस। निपा वायरस के रिगार्डिंग क्या है, कह रहा है कि ये नॉन जूनोटिक वायरस है। अरे नहीं, कल ही तो पढ़ा था, ये जूनोटिक वायरस है, ठीक है ना, एनिमल से हमारे में फैलता है। दूसरा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे RT-PCR के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। देखो कल थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया था, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया। अब ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये बात भी ठीक है। तो दरअसल में सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो टेलीग्राम के अंदर जाओ, PDF को डाउनलोड करो, प्रेपरेशन को बेहतर बनाओ, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।